चलिए लास्ट जहाँ पे हमने ख़त्म किया था उसका बाद से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट सम फार्मूलाज। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ नंबर ऑफ़ फैक्टर्स को देखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। नाउ फैक्टर्स क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा। जैसे कि एक नंबर है सपोज 6 ना, 6 कौन कौन सा नंबर से डिवाइड होता है, या फिर 6 कब मिलता है, 1 इंटू 6, 2 इंटू 3। तो ये जो 1 2 3 6 1 2 3 6 इन सबको क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। लेकिन इसमें से भी आप अगर 2 को देखें और 3 को देखें ना, 2 और 3 ये दोनों क्या है, प्राइम। तो इसको क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो दो टाइप का फैक्टर मिलता है, एक तो फैक्टर और दूसरा प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर जो प्राइम नंबर हो, ठीक है, जो प्राइम नंबर है दे आर प्राइम फैक्टर्स। इसके अलावा जो फैक्टर्स है वो तो जिससे डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। चलिए अगर 8 के लिए बात करें ना, 8 कब मिलता है, 1 इंटू 8, 2 इंटू 4। तो यहाँ पे बात किया जाए इंडिविजुअली 1 2 4 8 ये सब क्या है, फैक्टर्स। लेकिन यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स आप देखा जाए तो जैसे कि एक टॉपिक है जिसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। एक टॉपिक है जिसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको यहाँ पे समझना होगा नंबर ऑफ फैक्टर्स में। प्राइम फैक्टराइजेशन, जब कोई भी एक नंबर को डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना है, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। प्राइम नंबर से डिवाइड करना है किसी भी नंबर को, जब प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाता है तो इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि अगर 8 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा ना, 8 2 से डिवाइड होगा, 2 4 द 8, राइट, 2 4 द 8 ना। ये 4 प्राइम नंबर है क्या, आपको ये भी देखना होगा कि प्राइम नंबर से डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर मिलता है वो भी क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। अगर प्राइम नहीं होगा, अगर नॉट प्राइम नहीं होने से इसको फिर से प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। कंटिन्यूसली प्राइम नंबर से डिवाइड करते रहना होता है, कब तक, जब तक हमें प्राइम नंबर ना मिले, ठीक है ना, जब तक हमें प्राइम नंबर ना मिले। जैसे कि ये 4 प्राइम नंबर नहीं है, इसको अगर वापस 2 से डिवाइड किया जाए तो 2 टू द 4, तो क्या मिल रहा है, 8 2 इंटू 2 इंटू 2 या फिर 2 क्यूब। कोई दूसरा नंबर के लिए हम लोग सोचे तो सपोज 36 है, ठीक है, 36 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए, 36 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो क्या बनेगा, देखिए 36 किससे डिवाइड होता है, प्राइम। नाउ आपको प्राइम नंबर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। तो कोई भी नंबर जब प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाए तो उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ना 36 किससे डिवाइड होगा, 36 आपका, क्योंकि ये इवन नंबर है ना, इवन नंबर है, लास्ट में 6 है तो ये इवन है। इवन होने से भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड किया जाए तो कितना बनता है, 18। 2 इंटू 18 कितना, 36। 18 भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 9 द 18। किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो ये जो हमें 36 क्या देखने को मिल रहा है, 2 इंटू इन सब का मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 दो बार आया तो क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर। 3 दो बार आया तो क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर। तो 36 को कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो किसी भी नंबर को हम लोग चाहे तो किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है ना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको समझने के लिए, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स को समझने के लिए ना। नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, कितने ऐसे फैक्टर है जिससे वो डिवाइड होता है, अगर उसमें देखा जाए तो ऐसा बहुत सारा इस तरीके से निकाला जा सकता है कि मल्टीप्लाई टेबल में कब मिलता है। लेकिन जब नंबर्स थोड़ा सा बड़ा होता है, फॉर बिगर नंबर्स इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल ना, नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि मल्टीप्लाई टेबल में कब मिलता है उसके मुताबिक उसका फैक्टर डिसाइड किया जाए। तो तब हमें क्या करना होता है, तब हमें चीज़ों को क्या करना होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना होता है। तो विल से अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन को और डिटेल में समझेंगे। पहले नंबर ऑफ़ फैक्टर्स और नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर्स, उन दोनों का फार्मूला को पहले देख लिया जाए तो
ना देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, अगर आप ऐसे देखें कि कोई भी एक नंबर ना, कोई भी एक नंबर जो इस फॉर्म में हो, a टू द पावर p, b टू द पावर q, c टू द पावर r, d टू द पावर s ना, यहाँ पे a b c d ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स ना। प्राइम नंबर्स कैसे मिला और कैसे मिला, प्राइम नंबर्स कैसे मिलेंगे, ए बी सी डी प्राइम नंबर्स कैसे मिलेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसलिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन को आपको दिखा रहा था, प्राइम फैक्टराइजेशन। इन दैट केस नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, दो टाइप का फैक्टर होता है, एक तो होता है प्राइम फैक्टर्स, एक होता है फैक्टर्स ना। प्राइम फैक्टर्स यानी जो सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड हो, ठीक है ना। प्राइम नंबर से डिवाइड होने से दैट इज जिस प्राइम नंबर से डिवाइड होता है उसको कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। और जो बाकी किसी से भी, जैसे कि आपका 6 1 से भी डिवाइड होता है, 6 2 से भी डिवाइड होता है, 6 3 से भी डिवाइड होता है, 6 जो है वो 6 से भी डिवाइड होता है। लेकिन इन ये चारों क्या है, फैक्टर है। अगर ये चारों क्या है, फैक्टर है। लेकिन आप 2 और 3 इन दोनों को स्पेशली देखें तो ये दोनों क्या है, प्राइम फैक्टर। फैक्टर जो हर किसी से डिवाइड होता है, प्राइम फैक्टर जो प्राइम नंबर से डिवाइड होता है ना। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, अगर इस फॉर्म में कोई भी हमें नंबर मिल जाता है तो प्राइम फैक्टर्स होते हैं p प्लस q प्लस r प्लस s। ये सब क्या है, पावर्स है। देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ना पावर्स किसको कहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 2 का पावर 2, ये जो 2 है ना, जो ऊपर में लिखा ना, ये 2 किस लिए आया, क्योंकि यहाँ पे 2 कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 बार। अभी अगर आप 2 इंटू 2 3 बार मल्टीप्लाई करें तो, क्योंकि ये 3 बार है तो ऊपर पावर में आप क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ये जो 3 क्या है वो पावर है, ठीक है ना। ये 3 क्या है, पावर है, 2 क्या है, बेस है। और इस कंप्लीट पार्ट को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस कंप्लीट पार्ट को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब पावर को प्लस किया जाए तो इसको कहते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। जब पावर को प्लस किया जाता है तब इसको कहते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। जबकि नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आप पूछे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू जो भी पावर है उसके साथ आप 1 प्लस कीजिए, हर एक पावर के साथ 1 प्लस कीजिए और बीच में मल्टीप्लाई डालिए फिर, ठीक है ना। दिस इज नंबर ऑफ फैक्टर्स। कोई भी नंबर हो, कैसा भी टाइप का नंबर हो, तो आपको अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, वो आपको समझना है, सीखना है, तो आपको ये वाला तरीका अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो जैसे कि ये जो 36 हमने लिखा, इसी 36 के लिए अगर किसी ने आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ लिया और प्राइम फैक्टर्स पूछ लिया तो आप फैक्टर्स में देख पाएंगे इसमें प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होगा 36 का। प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 2, तो पावर को प्लस करने से आपको प्राइम फैक्टर्स मिल जाते हैं। पावर को प्लस करने से प्राइम फैक्टर्स। लेकिन फैक्टर क्या हो जाएगा, ये जो पावर है उसके साथ 1 प्लस कीजिए, जो पावर है उसके साथ 1 प्लस कीजिए और बीच में मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 3, इसका मतलब है 9 क्या है, 9 फैक्टर्स, ठीक है। 4 प्राइम फैक्टर्स एंड 9 फैक्टर्स, 4 प्राइम फैक्टर्स एंड 9 फैक्टर्स, ठीक है। ये तो हो गया 36 के लिए। आपको कोई एक दूसरा नंबर देखते हैं और बेहतर समझने के लिए, जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं 144। 144 का कितने फैक्टर्स होंगे, कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे, उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा 144 के लिए कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाए। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाए, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है कि किसी भी नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करना। प्राइम फैक्टराइजेशन डिवाइड बाय प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। प्राइम नंबर से डिवाइड करना, डिवाइड बाय प्राइम नंबर्स कंटिन्यूअसली। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कंटिन्यूअसली टिल आंसर प्राइम। वन 144 किससे डिवाइड होगा, 144 आपका डिवाइड होगा 2 से, क्योंकि ये इवन नंबर है और 2 क्या है, ये प्राइम है ना, ये प्राइम है और ये क्या है, इवन है।
तो 144 को आप 2 से डिवाइड करने से कितना बन रहा है 72 ना 72। नाउ देखिए आप यहाँ पे रुक नहीं सकते हैं, क्यों नहीं रुक सकते? ये तो चलिए ये प्राइम से डिवाइड किया 72 मिला, फिर भी क्यों नहीं रुक सकते हैं? देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको कंटिन्यूअसली प्राइम नंबर से डिवाइड करते हुए जाना है। कब तक? जब तक लास्ट नंबर भी जो आंसर है वो प्राइम ना मिले। जैसे कि अभी 72 प्राइम नहीं है, ठीक है ना, 72 प्राइम नहीं है, तो 72 को क्या करना होगा? वापस डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड होगा 72? वापस 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होने से 36, 2 इंटू 36 कितना बनता है 72। तो 36 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। तो आपको प्राइम नंबर्स के बारे में क्लियर नॉलेज होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या है, तभी ये चीज़ें ज़्यादा आपको क्लियर बनेगा। जैसे 36 भी प्राइम नहीं है, इसको भी 2 से डिवाइड किया तो 2 इंटू 18 कितना 36, 2 इंटू 18 36। 18 किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा, 2 9 द 18। 3 किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा, 3 इंटू 3 9। तो ये जो लास्ट में जब प्राइम नंबर मिल जाता है तो हमें समझ जाना है कि यहीं तक प्राइम फैक्टराइजेशन था और यहीं पे ख़त्म होगा। तो एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन होने के बाद आपको 144 जिसके लिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, यहाँ पे जितने भी नंबर्स मिले उन सब का मल्टीप्लाई में इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 4 बार, 1 2 3 4, 3 2 बार, 2 कितना बार आया? 4 बार आया, तो क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 4, ठीक है ना, 2 टू द पावर ऑफ 4 क्योंकि 4 बार आया। 3 कितना बार आया? 2 बार आया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर ऑफ 2, 144। ये जो 144 को इस तरीके से एक्सप्रेस किया ना, इसी को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक बार आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने, आसानी से आपको मिल जाता है। जैसे कि इसी के लिए प्राइम फैक्टर्स देखा जाए, प्राइम फैक्टर्स हमने क्या बताया कि जो पावर है उन पावर्स को आप प्लस कर दो, ठीक है ना, प्राइम फैक्टर 6। और फैक्टर्स में क्या है, जो पावर है प्राइम फैक्टर्स में पावर को प्लस कर दिया, फैक्टर में जो पावर है उसके साथ 1 1 प्लस होगा और फिर मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि यहाँ पे 4 है तो क्या बनेगा 4 + 1, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 + 1 और बीच में मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 3 15 क्या मिल रहा है हमें? फैक्टर्स। तो ये होता है तरीका फॉर फाइंडिंग द फैक्टर्स एंड द प्राइम फैक्टर्स। तो ये तरीका आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है, देख लीजिए एक बार। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे काफ़ी बार क्वेश्चन बन चुका है, तो इसका एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए अभी तक जितने भी डिस्कस हुआ, जितने भी वीडियोस हमने बनाया अभी तक पहला चैप्टर में, दिस ऑल आर फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। तो और फर्स्ट चैप्टर का जो थियोरेटिकल पार्ट है वो इतना ही है जितना हमने अभी तक बताया। तो इन चीज़ों को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन जो भी बनता है इसी का आसपास ही मिल के बनता है, ठीक है। हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस समझने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक से कि किस किस टाइप का क्वेश्चंस बनता है, ऐसे भी इस टॉपिक से बोल के नहीं, जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया ये पहला चैप्टर में नंबर सिस्टम में, तो उसमें क्या क्या टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो उसके लिए जैसे कि सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखें, अगर एक क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फेज वैल्यूज ऑफ 9 and 6 in 907364 फेज वैल्यू ना, ये जो नंबर है फेज वैल्यू क्या था, अगर आपको याद होगा, प्लेस वैल्यू फेज वैल्यू दो तरीके से बताया था हमने। फेज वैल्यू क्या था, डिजिट इटसेल्फ, किसी भी नंबर का फेज वैल्यू नाम से ही मालूम कर सकते हैं, फेस ना, फेस जो है वही है। अभी नंबर क्या है 907364। अभी किसका पूछा, सम मतलब प्लस करना है, किसको प्लस करना है, फेज वैल्यू ऑफ 9 and 6। तो ये 9 है, ये 6 है, इस 9 का फेज वैल्यू कितना होगा, 9 ही होगा। फेज वैल्यू किसी का भी पूछ ले वो डिजिट खुद ही होता है। जैसे इस 6 का फेज वैल्यू क्या है, 6 ही होगा। तो हमें सम पूछ ले तो इन दोनों का प्लस करेंगे, 9 + 6 कितना हो जाएगा, 15 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 15 है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि यहाँ पे फेस की जगह में अगर प्लेस लिखा हुआ होता
ठीक है ना, प्लेस लिखा हुआ होता किस नंबर के लिए 907364, तो अगर प्लेस लिखा हुआ होता तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 कितना हो जाता। तो देखिए इसका दो तरीके से आप समझ सकते हैं। जो इजी तरीका अगर आपको देखना हो 9 के बाद कितने डिजिट है, ये 9 हमने लिख दिया। 9 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, ये 9 है ना। 9 के बाद कितने डिजिट है, 5 डिजिट है। तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, 5 0 लगा सकते हैं। 9 के बाद 5 जीरोस किस लिए, बिकॉज 9 क्या है, 9 का प्लेस वैल्यू, 9 कहाँ पे है, ठीक है ना, 9 कहाँ पे है उसके मुताबिक उसका प्लेस वैल्यू डिसाइड होगा। 9 यहाँ पे, इसके बाद में कितना डिजिट है, 5 डिजिट है, तो यहाँ पे हम लोग 5 0 लगा सकते हैं। सिमिलरली अगर 6 के लिए भी प्लेस वैल्यू पूछ लेता, प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो यहाँ पे देखिए 6 के बाद में यही है ना 6 के बाद में कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है, एक डिजिट। अगर इन दोनों का प्लेस वैल्यू को प्लस करने के लिए बोलता तो आंसर क्या होता, 900060। तो यहाँ पे तो चलिए फेस पूछा, तो फेस में तो डायरेक्ट डिजिट इटसेल्फ इन दोनों को प्लस किया, हमें आंसर मिल चुका है। तो क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन क्या है उसके मुताबिक इधर आपको प्लेस निकालना है या फिर फेस निकालना है, उस हिसाब से डिसाइड होगा। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चंस देखते हैं इसका, इस टाइप का। देखिए इसमें यहाँ पे क्या पूछा आपका, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या बनेगा, 5 किस प्लेस में है। देखिए आपको जब भी ये डेसिमल वाला नंबर होता है ना, आपको पहले ये समझ लेते हैं 357.21। देखिए नंबर्स में हर एक प्लेस का एक एक नाम होता है। जैसे पॉइंट से पहले ये जो 7 है इसका नाम क्या है, यूनिट प्लेस, ठीक है। ये 5 का नाम क्या है, 10 प्लेस, मतलब कहाँ पे है। 3 क्या है, 100 प्लेस। ये सब डेसिमल से पहले, इट कैन से बिफोर डेसिमल। लेकिन यहाँ पे डेसिमल है ना, डेसिमल के बाद वाले नंबर का क्या, ठीक है ना, डेसिमल के बाद वाले नंबर का क्या। डेसिमल के बाद में जो पहला नंबर होता है उसको कहते हैं 10th। देखिए ये होता है 10, ये होता है 10th। लास्ट में TH, लास्ट में कहीं पे भी TH लिखा हुआ तो आपको समझ जाना है ये क्या है, आफ्टर डेसिमल। आफ्टर डेसिमल जो पहला प्लेस होता है दैट इज 10th। जो सेकेंड प्लेस होता है दैट इज कॉल्ड एज 100th, ठीक है ना, 100th। लास्ट में TH है ना, 100th ना। देखिए प्लेस वैल्यू लिखने का और एक तरीका है, एक तो है कि जिस डिजिट के लिए पूछा उसका पीछे कितने नंबर है। दूसरा है जैसे कि अभी ये 7 का प्लेस वैल्यू तो 7 ही हो गया। 5 किस प्लेस में है, 10 प्लेस में। तो अगर किसी ने इस 5 का प्लेस वैल्यू पूछ लिया, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो आप ऑप्शन में देख ही पाएंगे 5 10th, लास्ट में TH लिखा हुआ है। तो ये तो अब डेसिमल के बाद तो नहीं है ना, डेसिमल के बाद होता तो 10th TH आता लास्ट में। 10th हो 100th हो तो डेसिमल के बाद में क्या होना चाहिए, TH होना चाहिए। डेसिमल का बाद में अगर डिजिट है तो TH आएगा, डेसिमल के बाद नहीं है तो TH नहीं आएगा। जैसे कि ये 5 किस प्लेस में है, 10 प्लेस में है, तो आप देख पाएंगे ये जो 5 10 है दिस विल बी द करेक्ट आंसर ना, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं तो फिर और भी एक क्वेश्चन करते हैं फिर।
ये क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी, जो क्वेश्चन को भी साइड बाय साइड आप लोग लिख लीजिए। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 and 1000 so that it comes in unit place. Options are 64, 80, 90 and 104. ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा कि ऐसे कितने नंबर्स है जिसका, ऐसे कितने नंबर्स होंगे 99 और 1000 का बीच में, ताकि जो 8 आए वो कहाँ पे होना चाहिए, यूनिट प्लेस में। फॉर एग्जांपल अगर आप 18 लिखते हैं तो 8 कहाँ पे है, यूनिट प्लेस में, है कि नहीं। आप 28 लिखते हैं, 8 कहाँ पे है, यूनिट प्लेस में। आप 38 लिखते हैं, 8 कहाँ पे है, यूनिट प्लेस में। आप 48 लिखते हैं, 8 कहाँ पे है, यूनिट प्लेस में। आप 58 लिखते हैं, 8 कहाँ पे है, यूनिट प्लेस में। आप 68 लिखते हैं, 8 कहाँ में है, यूनिट प्लेस में। तो यहाँ पे उन्हीं नंबर्स के बारे में डिस्कस करने के लिए बोला जिसका लास्ट में कितना हो, 8 हो, और वो नंबर किसका बीच में होना चाहिए, 99 और 1000 का बीच में होना चाहिए। तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा कि 99 और 1000 का बीच में ऐसे कितने नंबर्स होंगे, 99 और 1000 का बीच में ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो किससे डिवाइड हो, और जिसका लास्ट में क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए ना। इसको आप समझने के लिए देखिए, ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया कि किस टाइप का नंबर्स के बारे में बात यहाँ पे हो रहा है, लेकिन 99 और 1000 का बीच में होना चाहिए। चलिए इसको इस तरीके से समझते हैं, 99 के 1000 एक ही बार में निकालने से पहले आप 100 और 200 का बीच में देख लीजिए ना, फिर 200 और 300 का बीच में देख लीजिए, फिर 300 और 400 का बीच में देख लीजिए ना, फिर 400 500 का बीच में देख लीजिए, 500 600 का बीच में देख लीजिए, 600 700 का बीच में देख लीजिए ना, 700 800। आपको एक ग्रुप का ठीक से समझ में आ जाने से बाकी भी आपको समझ में आ ही जाएगा। जैसे कि 100 और 200 का बीच में लास्ट में 8 होने वाला क्या क्या नंबर है, इसको अगर देखा जाए तो 108 ना, 108 में लास्ट में क्या है, 8 है। 118 का लास्ट में 8 है। 128 का लास्ट में भी 8 है। 138, 148, 158, 168, 178, 188, 198। तो ये जितने भी नंबर्स हमने लिखा दे ऑल आर बिटवीन 100 एंड 200, और हर एक का लास्ट में आप क्या देख पाएंगे, 8 ही देख पाएंगे, है कि नहीं। तो 8 लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस ग्रुप में 10 नंबर्स, राइट। सिमिलरली आप अगर इस ग्रुप का भी देखें ना, क्या मिलेगा, 208, 218, 228, 238, लास्ट में क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 248, 258, 268, 278, 288, 298। तो इसमें भी कितने हैं, 10 नंबर्स। अगर आप इसमें चेक करें, इसमें भी आपको 10 नंबर्स मिलेंगे। अगर इसमें चेक करें, इसमें भी आपको 10 ऐसे नंबर्स मिलेंगे जिसका लास्ट में 8 होगा। इसमें चेक करें, इसमें भी 10 नंबर्स। इसमें चेक करें, इसमें भी 10 नंबर्स। इसमें चेक करें, इसमें भी 10 नंबर्स। आप 800 और 900 का बीच में देखें, इसमें भी आपको 10 नंबर्स ही मिलेंगे। आप फिर 900 और 1000 का बीच में देखें, इसमें भी आपको 10 नंबर्स देखने को मिलेंगे जिसका लास्ट में कितना हो, 8 हो, जिसका लास्ट में कितना हो, 8 हो। तो एज ए होल अगर आप देखें, एज ए होल अगर देखें तो कितने नंबर्स है, यहाँ पे 10 नंबर्स, फिर 10, 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 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। सो टोटल कितना नंबर्स है, 90 नंबर्स है। हैविंग यूनिट प्लेस digit as 8। तो 90 is the
करेक्ट आंसर। आप जैसे मैंने यहाँ पे 10 नंबर्स लिख दिया, आप अगर इसी हिसाब से लिखे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। 308, 318, 328, 338, 348, 358, 368 ना, 378, 388, 398, इस तरीके से। यहाँ पे अगर आप देखें तो 408 ना, 418, 428, 438, 448, 458 ना, 468, 478, 488, 498, इस तरीके से आप अगर देखें यू विल गोइंग टू सी लॉट्स ऑफ नंबर्स हैविंग यूनिट प्लेस एज 8। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपको, जैसे कि एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड फर्स्ट होल नंबर इज। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर फर्स्ट होल नंबर के साथ किया जाए तो आंसर क्या मिलेगा ना। इसके लिए देखिए, आपको पहला होल नंबर क्या है उसको तो मालूम होना चाहिए। अभी अगर आप पूछे कि कोई भी नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर किसके साथ, एंड फर्स्ट होल नंबर, तो फर्स्ट होल नंबर कौन से, फर्स्ट होल नंबर बोले आप या फिर स्मॉलेस्ट होल नंबर बोले, दोनों का मीनिंग सेम ही है। स्मॉलेस्ट होल नंबर किससे शुरू होता है, ज़ीरो से शुरू होता है। तो ये जो ज़ीरो है दैट इज़ द फर्स्ट होल नंबर या फिर स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो आप किसी भी नंबर को जब ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या मिलता है, ज़ीरो ही तो मिलता है कि नहीं। तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज़ ज़ीरो। अगर मैं एक क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया जाए कि फर्स्ट होल नंबर इनटू फर्स्ट नेचुरल नंबर इनटू फर्स्ट प्राइम नंबर, कुछ भी लिखा हुआ, लेकिन आपको ये समझना है जहाँ पे ज़ीरो आ गया तो उसके साथ आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर ले, आपको आंसर हमेशा क्या मिलता है, ज़ीरो ही मिलता है। ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग विल गिव अस ज़ीरो अगेन ना, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग विल गिव अस ज़ीरो अगेन। तो ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करने से हमेशा आपको ज़ीरो ही मिलता हुआ दिखेगा। तो ज़ीरो इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, ज़ीरो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है। अभी प्राइम नंबर्स के बारे में, प्राइम नंबर्स कौन कौन से है, अगर आपको पूछा जाए कि विच वन ऑफ देम इज़ ए प्राइम, विच वन ऑफ देम इज़ नॉट ए प्राइम, तो आपको प्राइम नंबर कौन से है वो क्लियरली मालूम होने से आप प्राइम नंबर्स के बारे में भी समझ सकते हैं, भी कर सकते हैं। नाउ इसको देख लेते हैं, द पेयर ऑफ नंबर्स which are relatively prime to each other is 68, 85, B 65, 91, 92, 85, 102, 153। ये जो रिलेटिवली प्राइम है ना, आपको ये रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर, इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है कि जिसका कॉमन फैक्टर कितना हो, 1 हो। रिलेटिव प्राइम को कभी कभार को प्राइम भी कहा जाता है, तो आपको इससे भी आइडिया लग जाना चाहिए कि कॉमन फैक्टर 1 होने से इसको कहते हैं रिलेटिवली प्राइम, या फिर को प्राइम का भी डेफिनेशन भी सेम ही है, रिलेटिवली प्राइम।
तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताया जाए तो जैसे 8 और 9 हो गया, आप 8 का फैक्टर निकालेंगे तो 8 का फैक्टर क्या है 8 कब मिलता है 1 इंटू 8 या फिर 2 इंटू 4। तो 8 का फैक्टर क्या क्या मिला आपका, एक तो है 1 2 देन 4 देन 8। सिमिलरली आप 9 का अगर फैक्टर निकालें तो 9 कब मिलता है 1 इंटू 9 3 इंटू 3। तो 9 का फैक्टर क्या क्या मिला, 9 का फैक्टर मिला 1 मिला 3 मिला 9 मिला। इन दोनों में अगर आप कॉमन को देखें 1 है ना, कॉमन फैक्टर कितना है 1 है। तो कॉमन फैक्टर अगर 1 है तो इसको आप रिलेटिवली प्राइम भी बोल सकते हैं, को प्राइम भी बोल सकते हैं, दोनों भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, दोनों भी बोल सकते हैं। बट है ना, इस जितने भी ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में आप देख पाएंगे जो पहला ऑप्शन है 68 85। ना देखिए ये सब क्वेश्चन को समझने के लिए ना आपको जो मल्टीप्लाई टेबल होता है ना उसके बारे में क्लियर नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे ये 68 है, ये 85 है, आपको अगर टेबल याद होगा तो 17 इंटू 4 आपका होता है 68, 17 इंटू 5 होता है आपका 85। तो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको 17, तो ये तो रिलेटिवली प्राइम हो नहीं सकता। आप अगर इस ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे आपको 13 का टेबल अगर मालूम होगा, 13 5 दा होता है 65 और 13 7 दा होता है आपका 91। तो इस पर भी 13 कॉमन है, तो ये भी आंसर हो नहीं सकता। आप अगर इसका टेबल को देखें 17 6 दा आपका हो गया 102, 17 9 दा होता है 153। तो ये भी रिलेटिवली प्राइम हो नहीं सकता क्योंकि 17 कॉमन है। लेकिन अगर इस ऑप्शन को देखें तो 85 5 इंटू 17 हो गया, लेकिन 92 2 इंटू 46, तो यहाँ पे कॉमन नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा वो यही होगा, ठीक है, आपका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। रीजनिंग क्लास कल से शुरू होगा, आप लोग ये नोट्स बना लीजिएगा फिर, ठीक है, मिलते हैं फिर कल।